नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े हुए कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे और आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। और आज हम आपको एफआईआर से जुड़ी जानकारी देंगे। थाने में लिखित रूप से किसी अपराध की दी जाने वाली सूचना को एफआईआर कहा जाता है और अपराध के संज्ञेय होने पर ही एफआईआर लिखी जाती है। अगर किसी अपराध की शिकायत फोन पर की गई है तो शिकायतकर्ता को बाद में थाने जाकर एफआईआर का पंजीकरण कराना चाहिए। प्रभारी के थाने में नहीं होने पर थाने के सबसे वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत की जा सकती है। अगर थाना प्रभारी ही एफआईआर लिखने से मना कर दे तो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत की जा सकती है। किसी भी अपराध की रिपोर्ट पुलिस को दर्ज करवाने के लिए जैसे ही आप थाने में जाते हैं तो आपको अपने साथ घटे अपराध की जानकारी देने को कहा जाता है और इसमें अपराध का समय, स्थान, मौके की स्थिति इत्यादि की पूरी जानकारी पूछी जाती है और ये सारी जानकारी डेली डायरी में लिखी जाती है, जिसे हम रोजाना अगर देखा जाए तो रोजानामा कहा जाता है और बहुत से अनजान लोग इसे एफआईआर समझ लेते हैं और अपनी तरफ से संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए जब भी अपराध की रिपोर्ट दर्ज करवाएं, एफआईआर लिखवाएं और इसकी कॉपी लें और आपका ये अधिकार है। एफआईआर दर्ज करने में लापरवाही और देरी के लिए भी आप जिम्मेदार अधिकारी की शिकायत कर सकते हैं। एफआईआर की पहचान के लिए इस पर एफआईआर नंबर भी दर्ज होते हैं, जिससे आगे इस नंबर से मामले में प्रक्रिया चलाई जा सके। अहम बात यह कि एफआईआर पंजीकृत करने के लिए किसी भी प्रकार की फीस नहीं लगती है। यदि पुलिस अधिकारी इसकी मांग करता है तो तुरंत उसकी शिकायत बड़े पुलिस अधिकारियों को करे। तो ये तो थी बुनियादी जानकारी। हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी, जो आपको एफआईआर से जुड़ी कानूनी पहलुओं के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। अगर आपका एफआईआर से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि अगर आपका एफआईआर से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। और यहाँ पर हम बाकायदा आपको फोन नंबर भी दिखाते हैं। 2 फोन नंबर्स हैं आपके लिए, कि देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश भी हो गया है और ये जो 2 नंबर है इन पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके बाकायदा एफआईआर से जुड़ी अगर कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो उसे आप फोन करके ले सकते हैं। 7065013841 83 यहाँ पे आपको बताते 77009636। इसके अलावा ये दोनों नंबर यानी कि 7065013841 और 830077009636, ये दोनों नंबर है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और इन दोनों नंबर पर कॉल करके आप बाकायदा यहाँ पर एफआईआर से जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। हमारे जो खास मेहमान हैं वो आपको एफआईआर से जुड़ी हुई सारी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। बस देर है कि इन दोनों नंबर पर आप कॉल करें 7065013841 8377009636। ये दोनों नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन दोनों नंबर पर आप कॉल कीजिए और साथ ही एफआईआर से जुड़ी हुई जो भी जानकारी आपको चाहिए वो सारी यहाँ पर जो हमारे खास मेहमान हैं वो आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो एफआईआर को लेकर कई बार बड़ी असमंजस की स्थिति होती है कि आखिर एफआईआर है क्या। कई लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये एफआईआर है क्या है और इसको किस तरीके से दर्ज करवानी चाहिए। कौन सी बिंदु है जिनका खास तौर पे एफआईआर दर्ज करवाते हैं समय ख्याल रखना चाहिए। इन्हीं सवालों को लेकर जानकारी देने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषिपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि अधिवक्ता है ऋषिपाल सिंह जी। ऋषिपाल जी, सबसे पहले कई लोग नहीं समझ पाते कि आखिर ये एफआईआर है क्या, तो हम आपसे जानना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर एफआईआर की सही डेफिनेशन, सही परिभाषा क्या है। देखिए प्रियंका, जैसा कि नाम से जाहिर है कि एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जब भी कोई ऐसा अपराध होता है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जो संज्ञेय अपराध है, अगर उसकी जानकारी जब पुलिस ऑफिसर को मिलती है, पुलिस ऑफिसर्स को मिलती है, उसको जब वो रिपोर्ट करता है, दर्ज करता है, तो पहली सूचना जो होती है, प्रथम सूचना जो होती है वो एफआईआर होती है। कई बार जैसे आपने अपनी इंट्रोडक्शन में बताया कि जो डेली डायरी में बहुत सारी बातें दर्ज कर दी जाती हैं तो वो एफआईआर नहीं होती। जब किसी अपराध की जानकारी पूरी रूप से हो जाती है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी हैं और हमारा सेटल लॉ भी है कि अगर किसी भी संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस की जानकारी किसी थाने के जो प्रभारी को दी जाती है, जो कि एफआईआर लिखने के लिए बैठा हुआ है, वो ड्यूटी बाउंड है कि वो एफआईआर दर्ज करे। और जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उस पर समय, जो अपराध होता है, अपराध का समय होता है और उसका स्थान होता है, एफआईआर परफेक्ट नंबर होता है और एफआईआर दर्ज होने के बाद वो एफआईआर कॉपी जो है आपको अधिकार है कि आप शिकायत करता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उस थाना प्रभारी से ले सकता है। तो इंफॉर्मेशन आप समझिए कि ऐसा डॉक्यूमेंट एफआईआर है कि जब अपराध की जानकारी के बाद अपराध की तफ्तीश वहां से शुरू होती है, उसके बाद ही वो तफ्तीश करता है या किसी को अरेस्ट कर सकता है।
तो सबसे पहली एक स्थिति है, सबसे पहली पोजीशन है जहां से अपराध की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इसलिए एफआईआर जैसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन यानी फर्स्ट स्टेज है किसी भी तफ्तीश में जाने के लिए, किसी अपराध की तफ्तीश को शुरू करने के लिए। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो सही मायनों में अगर किसी भी तरह के अपराध को लेकर कोई कानूनी कार्रवाई शुरू हो रही है तो उसके लिए जो एफआईआर है वो सबसे जरूरी चीज है और सबसे पहला स्टेप है। लेकिन इसके दर्ज करवाने की प्रक्रिया क्या है ऋषिपाल जी? अगर देखा जाए तो कई बार जो गांव देहात के भी लोग होते हैं, यहाँ तक कि गांव देहात नहीं बल्कि जो शहरी लोग हैं वो भी कई बार असमंजस में आ सकते हैं कि आखिर प्रक्रिया क्या है इसको दर्ज करवाने को लेकर। तो क्या अगर सही प्रोसेस क्या है एफआईआर को लेकर? देखिए, कानून में जो 154 154 धारा सीआरपीसी में ये डिफाइन है कि जरूरी नहीं है कि अपराधी जो कंप्लेनेंट है जब वो एफआईआर दर्ज कराने जाता है तो वो लिखित शिकायत करे, वो मौखिक रूप से भी अपनी बात को बता सकता है। और वो जो प्रभारी बैठा हुआ है उसकी जिम्मेदारी है कि वो सारी की सारी जो घटना है उस घटना के सार को एफआईआर के रूप में लिख सकता है। और अगर मान लीजिए एक अच्छी आपको देनी है, अगर आप लिखित में अपना एक शिकायत लेके जाते हैं और शिकायत के रूप में थाना प्रभारी को देते हैं तो वो और ज्यादा बेहतर रूप में आप दे सकते हैं, क्योंकि अपनी सारी बात को आप लिख सकते हैं। लेकिन अधिकांश होता ये है कि जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उस समय कंप्लेंट की स्थिति ऐसी होती नहीं कि वो जाए और हाथ से कंप्लेंट को लिख पाए, उसकी मानसिक हालत ऐसी होती नहीं। तो ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी या तो वहां पहुंचते हैं या खुद वो थाने पहुंचता है और अपनी मनस्थिति को बताता है या अपराध जो उसके बारे में बताता है। तो उस सारी बात को फिर वो जो पुलिस अधिकारी हो तहरीर के रूप में सारी बात को लिखता है और उसके साइन कराता है। अगर वो अंगूठा लगा सकता है तो अंगूठा लगाता है, पढ़ के सुनाता है ये आपने ये बात बताई है। उसके बाद उस तहरीर के बाद जो है उसको कन्वर्ट करके एफआईआर में दर्ज किया जाता है और तफ्तीश के लिए आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, द्वारिका से हमारे साथ, दिल्ली की द्वारिका से यहाँ पे शिल्पी हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो प्रश्न पूछना चाहती है। शिल्पी पूछिए, क्या पूछना है आपको? हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि अगर किसी मैरिड लेडी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है और वो पुलिस स्टेशन जाती है अपनी कंप्लेंट करने के लिए, एफआईआर लॉन्च कराने के लिए, बट पुलिस ऑफिसर से उसकी एफआईआर लॉन्च करने की जगह उसे सीएडब्ल्यू सेल में भेज देते हैं और एफआईआर लॉन्च नहीं करते हैं, तो इस केस में एफआईआर लॉन्च कैसे होगी? जी देखिए, जिससे मैं समझ पा रहा हूँ, इन महिला ने बताया कि एफआईआर अगर जो महिला के अपराध से संबंधित एफआईआर जी, डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर। जी प्रियंका बताएं क्या बोला उन्होंने? सवाल पूछा है शिल्पी ने कि डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर अगर उनको एफआईआर दर्ज करवानी हो तो फिर वो किस प्रोसेस में आए, कैसे दर्ज करवाएं? जी देखिए, जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो 498A और 498A की धारा के अंदर जो भी आपकी कंसर्न सीडब्ल्यू सेल जो होती है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल होती है, वहां पर आपको कंप्लेंट देनी होती है। वहां पे एसीपी होता है, उसको कंप्लेंट देनी होती है। वो फिर आपको एक आईओ अपॉइंट करेगा। उस आईओ को अपॉइंट होने के बाद जो अब प्रोसीजर है वो जो उस परिवार के लोग हैं, ससुराल पक्ष के लोग हैं, उनको सम्मन दिया जाएगा, उनको नोटिस भेजा जाएगा। वो लोग आएंगे तो पहले कोशिश करेंगे, एक क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल के जो ऑफिसर है वो कोशिश करेंगे कि आपका समझौता हो जाए। अगर समझौता नहीं होता तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल जो कंसर्न थाना होता है वहां पे उस शिकायत को भेज देती है और वो शिकायत फिर एफआईआर में तब्दील हो जाती है। बिल्कुल, और फिर उसके बाद वो एफआईआर ऐसी चलती है जैसे कि एक शिकायतकर्ता ने थाने में जाके एफआईआर दर्ज कराई है। लेकिन महिला के विशेष में डोमेस्टिक वायलेंस मामले जो मामले हैं उनमें विशेष तौर पे सीडब्ल्यू सेल पहले कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं कि मैटर सेटल हो जाए। बिल्कुल, उम्मीद है कि शिल्पी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा और वह संतुष्ट होंगे इस जवाब से। इसके साथ साथ हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं ऋषिपाल जी, जिस तरीके से आपने बताया कि देखिए प्रोसेस होता है एफआईआर को दर्ज करवाने की और उसी प्रोसेस के तहत आप जब जाते हैं तो एफआईआर पूरी तरीके से वैलिड होती है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण जानकारियां क्या हैं? आपको कौन सी जानकारियां हैं जो कि देनी बहुत जरूरी है, जिसको आप मिस नहीं कर सकते एफआईआर में? देखिए, जब भी आप एफआईआर आप दर्ज कराते हैं या अपना बयान दर्ज कराते हैं तो कोशिश कीजिए कि बयान बहुत स्पेसिफिक हो। बयान में जब भी कोई व्यक्ति अपना बयान दर्ज करा रहा है तो सारी जितनी से बड़ी पूरी घटना जो होती है उस पूरी घटना को बताए, उसमें संबंधित जो लोग हैं उनको बताया जाए। हालांकि ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जो बताते हैं कि एफआईआर जो है वो अपने आप में एनसाइक्लोपीडिया नहीं है, वो कंप्लीट जानकारी, क्योंकि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है। केवल कई बार क्या होता है, मान लीजिए किसी स्त्री का पति का हत्या हो गई है या बेटी की हत्या हो गई है, ऐसी स्थिति में अगर वो थाने पहुंचती है, पुलिस अधिकारी वहां पहुंचता है, उससे ये उम्मीद की जाए कि सारी बातें बता पाएगी, तो ऐसा नहीं होता। तो लेकिन फिर भी कोशिश की जाए कि जब भी एफआईआर दर्ज कराई जाए तो उस अपराध की, अपराधी की, समय की, स्थान की और ये सारी जानकारी स्पेसिफिक रूप में आप जब बताएंगे तो आपके केस की जो तफ्तीश है वो अच्छे से होगी और अपराधी जब है
कोर्ट के अंदर आप या तफ्तीश के अंदर उसका कोई फायदा नहीं उठा पाएगा कि आप जब सबसे पहले आपने जानकारी दी, उसकी जानकारी में और बाद की जानकारी में थोड़ा सा अंतर आ गया। तो जब अगर भगवान ना करे किसी के साथ कोई अपराध हो जाता है, तो जब भी वो थाने में जाए, पूरे ठंडे दिमाग से बैठ के अपनी जो भी शिकायत है वो तफ्तील से जो उनके साथ हुआ है वो बताएं, जिससे कि अपराधी के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर कई बार ये भी देखा जाता है ऋषिपाल जी कि जो अपराधी को पकड़ने के लिए बकायदा पुलिस प्रोसेस में रहती है, काम करती है, लेकिन जो एफआईआर होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो होती है, उसको लेकर कहा जाता है कि कई बार पुलिस उसमें भी आनाकानी करती है। लोग एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जाते हैं और ऐसी कई खबरें निकलकर सामने आती है जिसमें कहा जाता है कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, जानकारी ले नहीं रही है, बाकायदा जो पीड़ित है वो थाने के चक्कर काटता रहता है, लेकिन एफआईआर ही दर्ज नहीं हो रही होती है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? देखिए, कानूनी प्रावधान तो ये है कि अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही तो थाना अध्यक्ष को आप लिखित रूप में शिकायत कीजिए, और फिर भी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो उनका जो सुपीरियर ऑफिसर है, यानी कि अगर आप स्टेट में हैं तो एसएसपी होता है, और अगर आप दिल्ली जैसे शहर में हैं तो जो डीसीपी होता है, आप वहां पर लिखित शिकायत करें। अगर लिखित शिकायत करने के बाद भी 2 दिन 4 दिन में आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती तो धारा 156 सबसेक्शन 3 सीआरपीसी के अंदर आपको ये अधिकार है कि आपके इलाके का जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट है आप वहां जा सकते हैं और शिकायत जो है वहां कर सकते हैं, कि कंप्लेंट केस वहां दर्ज कर सकते हैं, और मजिस्ट्रेट तुरंत जो है वो आदेश देते हैं जो असिस्टेंट कंसर्न को कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, अपराध हुआ है, तो आपको कारण बताओ नोटिस जारी करते हैं कि आपने इस केस में क्या किया, आपने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कीजिए, आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। और अगर उस रिपोर्ट के आने के बाद मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि आपके केस में एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो मजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर कर सकते हैं कि तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। बिल्कुल, और यहाँ पर जिस तरीके से बाकायदा आपने बताया कि पहली इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है और एफआईआर में दोनों में फर्क है, खासतौर पे जो एक टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल होता है रोजनामा और साथ ही एफआईआर, इसमें क्या फर्क है डेली रिपोर्ट और इस एफआईआर में क्या डिफरेंस आता है? क्या अगर कोर्ट में कोई मामला चलता है तो क्या जो डेली रिपोर्ट है उसको वहां पर बाकायदा सबूत के तौर पर या बाकायदा डिटेल के तौर पर नहीं पेश किया जा सकता, और अगर किया जा सकता है तो फिर क्या वैलिडिटी है उसकी? देखिए, डेली रिपोर्ट जो होती है जिसको डीडी डायरी बोलते हैं, हर बात की, हर छोटी छोटी बात की वहां पे एंट्री होती है। अगर कोई अपराधी पकड़ा जाता है, कोई अफसर बाहर निकलता है कोई काम करने के लिए, तफ्तीश के लिए बाहर जाता है तो डीडी एंट्री करता है। लेकिन अपराध आप समझिए एफआईआर तब दर्ज होगी जब एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है और बताता है कि भाई मेरी जो वाइफ है तो उससे दूसरी शादी कर ली है, या कोई औरत आके बताती है कि मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है, तो जो द्वि विवाह है हमारे देश में वो अपराध तो है, लेकिन वो अपराध एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो ऐसी स्थिति में वो आपकी डीडी एंट्री तो करेगा लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं करेगा पुलिस ऑफिसर। वो बताएगा कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और आप कंसर्न कोर्ट जाइए और वहां से आपकी केस की जो एफआईआर जब जज साहब आदेश देंगे तब एफआईआर दर्ज होगी। तो ये फर्क होता है कि एफआईआर तभी दर्ज होती है जब कम से कम थोड़ा संतुष्टि जो पुलिस ऑफिसर है थोड़ी इंक्वायरी करने के बाद ये जान लेता है कि हाँ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तभी एफआईआर दर्ज होती है। ऋषिपाल जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने बाकायदा एक शब्द इस्तेमाल किया था कि कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल जो यहाँ पर ऑफेंस होते हैं, इस बाबत आपने जिक्र किया था। किस तरीके के ये अपराध होते हैं खासतौर पर अगर कहा जाए कि कॉग्निजेबल या फिर नॉन कॉग्निजेबल? देखिए, कॉग्निजेबल अपराध वो होते हैं जिसको संज्ञेय अपराध बोलते हैं, जिसके अंदर पुलिस ऑफिशियल जो है उनको किसी भी मजिस्ट्रेट से या किसी भी जुडिशियल अथॉरिटी से कोई वारंट की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती। अगर उनको पता लगता है अपराध हुआ है तो एफआईआर दर्ज करके तफ्तीश चालू कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अपराध होते हैं जो विशेष तौर पे कानून ने निर्धारित कर रखे हैं, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिनकी तफ्तीश को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी या वारंट के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो विशेष तौर पर जनरली जो बड़े अपराध होते हैं जिनको हम जैसे मर्डर है, डकैती है, किडनैपिंग, जो बड़े अपराध जिसको हम बहुत इजीली जानते हैं और सभी हम लोग समझते हैं, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, जिसके अंदर एक पुलिस ऑफिसर को किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। उसको खुद भी जानकारी होती है। अगर शिकायतकर्ता नहीं भी आता, उसी खुद भी जानकारी में आता है कि अपराध हुआ है, तो वो एफआईआर खुद से भी दर्ज कर सकता है और उसकी तफ्तीश को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एफआईआर को लेकर जैसा कि आप बाकायदा जानकारी दे रहे हैं, क्या ये कई लोगों के जहन में ये भी एक सवाल रहता है कि अगर मान लीजिए एफआईआर पहले दर्ज करवा दी और उसके बाद किसी तरीके का कोई बातचीत हो जाती है, आउट ऑफ पुलिस स्टेशन, आउट ऑफ कोर्ट किसी तरीके का सेटलमेंट हो जाता है, तो क्या एफआईआर को निरस्त भी करवाया जा सकता है, और अगर हाँ तो फिर कैसे? देखिए, जैसे कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दो हिस्सों में बटे हुए हैं, ऐसे ही जो अपराध है वो भी कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल दो हिस्सों में बटे हुए हैं। जो कंपाउंडेबल जो ऑफेंसेस होते हैं
उनको आपको कंपाउंड करने का, खत्म करने का अधिकार होता है। दोनों पार्टी का सेटलमेंट हो जाता है तो वो कंसर्न कोर्ट में, मजिस्ट्रेट कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि हाँ हमारा मैटर सेटल हो गया है और उसको कंपाउंड कर दिया जाए। जो नॉन कंपाउंडिंग ऑफेंस होते हैं उनके अंदर आपको सीधे हाई कोर्ट जाना पड़ता है सेक्शन 482 के अंदर कि हमारा मैटर सेटल हो गया है और हम इस केस को, हम एफआईआर को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन उसके अंदर भी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर कोई गंभीर अपराध है, जैसे बलात्कार है, डकैती है, ऐसे अगर अपराध हैं तो वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होने के बावजूद और एफआईआर में हाई कोर्ट में जाने के बावजूद भी हाई कोर्ट मना कर देता है कि ऐसे जो अपराध को कंपाउंड करने से, जिससे कि जो समाज है इसमें अपराध बढ़ता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपको ये देखना है कंपाउंडेबल ऑफेंस कौन से, नॉन कंपाउंडेबल कौन से, नॉन कंपाउंडेबल भी किस कैटेगरी का अपराध है। बिल्कुल, यानी कि जनरली जो जहां पर 7 साल तक की सजा जिन केसेस में होती है वो केसेस के अंदर जो है हाई कोर्ट अगर जाते हैं नॉन कंपाउंडेबल होता है तो उसके अंदर सेटलमेंट हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन प्रोसेस अगर देखा जाए तो इसमें बहुत ही बारीकी से बकायदा तय करना पड़ेगा कि अपराध की आखिर कैटेगरी क्या है। और यहाँ पर एफआईआर, ऑनलाइन एफआईआर की भी बात कही जाती है, तो क्या ऑनलाइन एफआईआर भी दर्ज हो सकती है? और साथ साथ अगर झूठी एफआईआर है तो उससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? 2 सवाल है मेरे आपसे। देखिए, पहली एफआईआर तो आपने कहा ऑनलाइन एफआईआर। ऑनलाइन एफआईआर जनरली उन केसेस में होती है जिनके अंदर कोई चोरी से संबंधित या खोया या कोई चीज लॉस्ट हो जाती है, उससे संबंधित जब अपनी एफआईआर कराते हैं, जैसे दिल्ली के अंदर भी जो अगर व्हीकल चोरी हो जाता है या कोई और चीज चोरी हो जाती है तो आप उसकी ऑनलाइन एफआईआर करा सकते हैं। दूसरा सवाल आपने किया कि झूठी एफआईआर हो जाती है। अगर कोई एफआईआर जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है आपके खिलाफ दर्ज हो गई है, तब आपके पास क्या रास्ते हैं? आपको जो पुलिस का ये काम नहीं है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ गलत एफआईआर हो गई है या एफआईआर हो गई है तो सीधा उस व्यक्ति को पकड़े और जेल में डाल दें। अगर मान लीजिए वो सजा, उसका केस जो है 7 साल तक की सजा का केस है तो सेक्शन 41 सेक्शन 1 से सबसेक्शन 1 का नोटिस उसको देगा और पूछेगा कि भाई आप क्या कहना चाहते हैं। तो आप उस जो विवेचना अधिकारी है, जो आईओ है, आप उसके पास वो सारे सबूत रख सकते हैं, साबित कर सकते हैं कि ये जो एफआईआर आपके खिलाफ हुई है ये एफआईआर फॉल्स एफआईआर है। इस पे ये एविडेंस जो है जो आपको बताते हैं कि जो एफआईआर की गई है वो फॉल्स है और आपको झूठा फंसाया जा रहा है। अगर सपोज कीजिए कि वो आईओ भी आपके एविडेंस देने से इनकार करता है तो आप कंसर्न एसएचओ को या एसीपी डीसीपी जो डीसीपी कंसर्न है उसको एविडेंस दिखा सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर वो पुलिस आपकी बात नहीं मानती है तो आप मजिस्ट्रेट कंसर्न के पास एप्लीकेशन लगा सकते हैं मॉनिटरिंग के लिए कि ये एविडेंस है जो मेरे पक्ष के हैं और ये जो है शिकायत जो पुलिस कर्मी, जो पुलिस ऑफिशियल्स है या मेरे कंसर्न आईओ है वो इन सबूतों को नहीं ले रहा। उसके बावजूद भी आपके अगर आप संतुष्ट नहीं होते तो आप सीधे हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं, वहां पे पिटीशन लगा सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हैं जो साबित करते हैं कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। और अगर ये सब सुनने के बाद हाई कोर्ट को लगता है कि जो एफआईआर है जिसमें कोई सब्सटेंस नहीं है और आपके खिलाफ ऋषिपाल जी, यहाँ पर शाहजहांपुर से हमारी दर्शक जुड़ चुकी हैं, शाहजहांपुर से रश्मि सर, पहले उनसे सवाल पूछ लेते हैं, उसके बाद आप अपना बिल्कुल जवाब जारी रखिएगा। रश्मि जी, पूछिए क्या सवाल है, आप क्या पूछना चाहते हैं हमारे अधिवक्ता ऋषिपाल जी से? जी सर, मेरी 6 साल हो गई शादी को, मतलब 7वीं लगी है और ये ससुराल वाले मतलब थोड़ा दहेज की डिमांड करते रहते हैं और ये क्या कहते हैं, जो मेरे हस्बैंड है वो दारू पीते हैं और फिर मुझे गाली देते हैं, मेरे घर वालों को गाली देते हैं। मेरे एक बेटा भी है, मेरा एक लड़का है, 6 साल का लड़का है, और उसे भी मतलब उल्टा सीधा बोलते हैं और मुझे मारते हैं। और उनकी मम्मी भी मुझसे लड़ाई लड़ती है और कहती है कि मेरा मतलब अगर तुम कुछ भी करोगी तो तुम्हारा मेरा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैं 60 साल मेरा कुछ हो नहीं सकता है। देखिए बहन, घर वाले जो भी जी हर अपराधी तो कोशिश यही करता है, किसी को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन आपको पूर्ण रूप से अधिकार है, आपके साथ जो भी हो रहा है आप उसकी सारी शिकायत जो है अपने कंसर्न जो थाना है वहां जाके कर सकते हैं। वो कंसर्न थाने वाले भी आपको CW सेल जो होता है, आपकी क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल है, वहां भेज सकते हैं। अगर आप खुद शिकायत नहीं लिख सकते तो वहाँ पुलिस ऑफिसर होते हैं, NGO से कार्यकर्ता भी होते हैं जो आपकी पूरी शिकायत को सुनेंगे और आपकी FIR को दर्ज कराएंगे। और आप उस FIR को दर्ज करने के बाद अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती तो मैंने जैसे बताया कि उच्च अधिकारी या कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास लगा सकते हैं कि मैंने FIR दर्ज कराई है और मेरी FIR पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। FIR दर्ज होने के बाद भी अगर वो लोग आपको परेशान करते हैं तो फिर आप उसी कंप्लेंट दे सकते हैं। तो ऐसे जब आप कंप्लेंट देते हैं तो कंसर्न मजिस्ट्रेट या जो उच्च अधिकारी हैं वो जरूर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और अपराधियों को जो जेल के पीछे पहुंचाया जाता है और उनको सजा दी जाती है। लेकिन बहुत जरूरी है कि आपको आगे बढ़ना है और अपनी FIR को दर्ज कराना है।
बिल्कुल, उम्मीद है कि रश्मि को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। लेकिन यहाँ पे ऋषिपाल जी एक चीज और देखने को मिलती है, इस तरह के जो मामले होते हैं या इस तरीके से जुड़े हुए जो मामले होते हैं उसमें एफआईआर तो हो जाती है, लेकिन फिर उसके बाद ये सोचता है पीड़ित कि आखिर चल के कानूनी रास्ता किस तरीके से है। तो एफआईआर मान लीजिए दर्ज हो जाती है, उसके बाद आगे चल के कानूनी रास्ते क्या है? देखिए प्रियंका जी, दो अलग अलग बातें हुई। एफआईआर दर्ज होना एक अलग बात है, उसके बाद कानूनी ये प्रक्रिया है। एक्चुअली हमारे देश में क्या है कि जनसंख्या के मुकाबले में जो संख्या कोर्टों की या जजेस की संख्या है वो काफी कम है। उसके चलते हर जज के पास, हर कोर्ट के पास जो मुकदमों की संख्या बहुत ज्यादा है, और एक मुकदमे का जो ट्रायल चलते चलते उसमें 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल वो बहुत मामूली तौर पर लगने का है। तो ये स्थिति तो एक मतलब एक बड़ी स्थिति है जिसके अंदर जो है हमें ये देखना है कि ट्रायल किस तरह से कंप्लीट हो। फिर भी हमने ये कोशिश करनी होती है जो शिकायतकर्ता के रूप में वो अपने जो भी सबूत दे रहा है वो इस हिसाब से सबूत दे कि जिसके अंदर कम से कम समय लगे और कम से थोड़े थोड़े समय में अपनी पूरी बात को कह सके। अगर मान लीजिए जो शिकायत करता है वो शिकायतकर्ता स्त्री है, वो शिकायतकर्ता कोई मान लीजिए सीनियर सिटीजन है, या मान लीजिए कोई अपाहिज है या किसी और विशेष कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो हाई कोर्ट जा सकता है और हाई कोर्ट से परमिशन ले सकता है कि उसका जो मैटर है, उसका जो ट्रायल है वो एक्सपेडाइट किया जाए और एक समयबद्ध तरीके से 6 महीने में, 8 महीने, साल भर के अंदर उसको उस केस को खत्म करने की कोर्ट डायरेक्शन दे। तो कोर्ट परिस्थिति को देख के डायरेक्शन दे सकती है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिपाल जी सारी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। उम्मीद है कि जो दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे होंगे बहुत सारी जो डिटेल्स उनको मिल गई होंगी। और फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, और आगे फिर से किसी और मुद्दे को लेकर आपसे मुखातिब होंगे। जुड़े रहिए बिल के साथ।